लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसके बाद आपका ब्रेन आपसे कहने लगता है अरे रुक जा, मैं बता रहा हूँ अब क्या लिखा हुआ है आगे। चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है, मैट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, जेट की तैयारी कर रहा है, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो क्या करेगा उसके बाद में? उसकी आईज से पढ़ना बंद कर देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम, राइट। 4 ऑप्शन है, 3 को मार दो, खत्म कर दो। इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। डू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। सिंस पोस्टमार्टम नोज व्हाट प्रिस्क्रिप्शन डजंट। एनरोल हो रहे हैं और इसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भीमन्यु कुमावत। आई एम ए स्टूडेंट कोच, एग्जाम सिंप्लीफायर, एजुकेशन कंसल्टेंट एंड रियलिटी स्पीकर। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इश्यू के बारे में जो हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है, मैट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, जेट की तैयारी कर रहा है, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो को देखने वाले अगर आप पेरेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास में हमारे YouTube वीडियोस में कमेंट आया, एक नीट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उस टेस्ट सीरीज में जो मेरा स्कोर आता है वो स्कोर मेरे एग्जैक्ट जो मेन एग्जाम में देने वाला हूँ उस एग्जाम में जो कट ऑफ जानी है उससे बहुत कम आता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं किस तरीके से अपनी टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता हूँ? तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, आपका टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। डू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। सिंस पोस्टमार्टम नोज व्हाट प्रिस्क्रिप्शन डजंट। मतलब ये कि जो भी आपने टेस्ट दिया है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट के बाद का प्लान रेडी होता है। क्या प्लान है? क्या टेस्ट दे दिया है, अब क्या करेंगे? अब तो यार मूवी देखने चलते हैं, हाँ, या फिर कोई पार्टी, राइट। तो टेस्ट के बाद आप क्या करते हैं, वही आपके अगले टेस्ट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने वाला है। अगर आप ये सोचें कि टेस्ट देना ही आपकी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। टेस्ट का पोस्टमार्टम करना है, दैट इज द रियल ड्यूटी, एंड दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर स्कोर। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, if you rest after the test you waste your test. To be the best, never rest after the test. Since postmortem knows what prescription doesn't. मेडिकल साइंस में ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, हो सकता है कि वो मिस डायग्नोसिस की वजह से हुई है, तो पोस्टमार्टम में ध्यान चलता है कि डॉक्टर ने दवा इस चीज की दी थी और दिक्कत इसको ये थी। तो आपको टेस्ट में इस चीज का ध्यान रखना है। अब कैसे ध्यान रखना है, कैसे पोस्टमार्टम होता है किसी टेस्ट का, मैं आपको बताने वाला हूं। Stay tuned. तो जो भी टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट में कम स्कोर का रीजन सबसे पहला आपके पास में हो सकता है SMS, मतलब सिली मिस्टेक्स। उसके बाद आपके पास में हो सकता है LOC, जो कहीं से कहीं तक पाकिस्तान की बॉर्डर से कनेक्शन नहीं है उसका। LOC मतलब लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर हो सकता है LOT मतलब लैक ऑफ टाइम। तो हम लोग डिटेल में एक बार समझने वाले हैं कि कैसे ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट करता है, और आप कभी भी माइक्रो एनालिसिस के थ्रू ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आप किस प्रॉब्लम, आपके बेकार स्कोर का रीजन क्या है। आई विल लेट यू नो इन डिटेल टुडे कि आप किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं SMS की, दैट इज द सिली मिस्टेक्स। देखिए, सिली मिस्टेक्स का मेजर रीजन क्या है? सिली मिस्टेक्स का मेजर रीजन है ब्रेन रीडिंग। जैसे मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं। ये आपके पास में एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए। राम के पिता का नाम। अब 99% स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही उनका ब्रेन, जो उनकी आईज इस बात को देखती है कि राम के पिता का नाम, तो ब्रेन क्या कहता है इसको कि रुक जा ससुरा, रुक जा, मैं बता रहा हूं राम के पिता का नाम क्या है। तो क्या करेगा, उसके बाद में उसकी आईज से पढ़ना बंद कर देगा और उसका ब्रेन अब उसको ऑटोमेट करेगा। दैट इज जो आप आजकल कीपैड में भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको पता होता है कीपैड को कि आप अब क्या टाइप करने वाले हैं। तो ऐसे ही आपका ब्रेन क्या चाहता है, ब्रेन ये चाहता है कि आप कम से कम मेहनत करें। तो क्या करेगा, जैसे आपने पढ़ा राम के पिता का नाम या राम के पिता का नाम, तो अपने आप आपको आंसर देना चालू हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या लिखा है, राम के पिता का नाम दशरथ था, तो दशरथ आपके ब्रेन ने कहा, हमने लिखा है दर्शत। आपसे सिली मिस्टेक हो गई है।
तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्टेड ऑफ ब्रेन रीडिंग फोकस ऑन आई रीडिंग। आंखों से पढ़ना है, ब्रेन को पढ़ने का मौका नहीं देना है। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है। अब आप स्टेटमेंट को पढ़िए, तो आप जैसे ये पढ़ेंगे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, तो आपका दिमाग अपने आप कहेगा खिड़कियां, लेकिन हमने लिखा है खिकड़ियां। कुछ ऐसी ही गलती आपसे एग्जाम में होती है कि आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसके बाद आपका ब्रेन आपसे कहने लगता है अरे रुक जा, मैं बता रहा हूं अब क्या लिखा हुआ है आगे, और वही गलती होती है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोकस ऑन आई रीडिंग। व्हाट आई सेड, नेवर अलाउ योर ब्रेन टू हाईजैक योर आईज, बिकॉज इफ योर ब्रेन hijacks your eyes, it means you're gonna make silly mistake, and that silly mistake may prove out to be the worst mistake you ever made in your life. Focus on eye reading, then brain reading. ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि आप जब भी आपको आई रीडिंग करना है तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग इट। जब अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो क्या होगा? जब अंडरलाइन करते हुए चलेंगे तो आप आई रीडिंग पे फोकस करेंगे, ब्रेन रीडिंग नहीं होगी। रीड विद अंडरलाइनिंग मतलब पेन चलाते हुए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आई रीडिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का? नेवर एवर स्किप दीज वर्ड्स, दैट इज फॉल्स, नॉट एन एक्सेप्शन, नॉट ओनली एन एक्सेप्शन, एंड दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स वो हैं जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और जब लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आप वहां पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोकस एट ए सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब एक क्वेश्चन पढ़ रहा है तो पहले वो दूसरे क्वेश्चन, उससे नीचे वाले क्वेश्चन को देखना चालू करता है, और उसको देख के उसके मन में ख्याल आता है कि यार नीचे वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, और नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसके खौफ का इंपैक्ट बता रहा हूं मैं, खौफ एग्जाम में भी काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है। उसके खौफ में ऊपर वाला जो उसको आता था उसका भी बंटाधार कर देता है। तो बहुत जरूरी है दैट फोकस एट ए सिंगल क्वेश्चन एट ए स्पेसिफिक टाइम। अगर आप दो क्वेश्चन में फोकस करेंगे, वो कहते हैं ना कि दो नाव में सवार होने वाला कहीं भी नहीं पहुंच पाता है, तो दो क्वेश्चन पे ध्यान देने वाला एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? दैट सॉल्व द पेपर्स इन राउंड्स। जो पेपर आपके पास में उसको राउंड्स में सॉल्व करना है। आपने देखा इस बात को कि बहुत बार जो आप टेस्ट देके घर जा रहे होते हैं, घर जाने के बाद में या तो घर जा रहे होते उस वक्त आपको वो चीजें याद आने लगती है जो पेपर में याद नहीं आई थी, या फिर घर जाने के बाद आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जो आपसे पेपर में सॉल्व नहीं हुए थे। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर को आपने राउंड्स में सॉल्व नहीं किया। वहां पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आखिर तक पहुंच गए, एक ही राउंड में किया। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्वेश्चन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब ये कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप अगले क्वेश्चन पे चले गए, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है। हालांकि कॉन्शियसली आप अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर है। तो जब आप अगली बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला है। तो वी हैव टू यूज सबकॉन्शियस माइंड। तो बेटर है कि आप घर पे जाने के बाद उसे सॉल्व करें, एग्जाम में आपसे सॉल्व हो जाए तो बेटर रहेगा। और करने का तरीका क्या है कि पेपर को राउंड्स में करें। हाँ, एक राउंड में नहीं, कम से कम 3 राउंड में। और वो एक अलग तरीका है, उसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, आई विल डू दैट, कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वो एक बहुत ही अलग साइंस है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम ऑफ पेपर। ओके, अगला पॉइंट क्या है जिससे आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं? वो है आपके पास में जब भी आप रफ वर्क करते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन है, तो पेपर में जो आपको रफ वर्क करना है, तो वो रफ वर्क करने से पहले आपका क्वेश्चन नंबर लिखा होना चाहिए। मस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर बिफोर द रफ वर्क, ताकि बहुत बार क्या होता है, रफ वर्क में भी सिली मिस्टेक हो जाती है। और जब रफ वर्क में सिली मिस्टेक हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। तो रफ वर्क जो आप कर रहे हैं उसको भी बहुत फेयरली करें।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर भी हैंडराइटिंग मतलब सुंदर लेख करने लग जाएं, नहीं, बट साफ सुथरा करें, उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिखें, ताकि अगर आपको थोड़ा डाउट हो कि यार मैंने उसमें कैलकुलेशन सही नहीं करी है, तो वापस रिव्यू हो सके, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा। तो राइट द क्वेश्चन नंबर बिफोर द रफ वर्क। एंड द फाइनल पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, गेट मेट के बहुत नाम ले चुका हूं मैं ऑलरेडी आपके सामने, अगर उस एग्जाम में कोई सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थ्योरेटिकल होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, राइट। तो अगर आपके पास में सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसके लिए सेकंड थॉट प्रोसेस ना करें। मैंने देखा है बायोलॉजी में अक्सर सेकंड थॉट में जाने वाला स्टूडेंट हमेशा गलत आंसर ही टिक करता है। तो जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो यू जस्ट हैव टू गो विद द फर्स्ट थॉट। पहला थॉट क्या आया था वही आंसर होता है। दूसरा थॉट हमेशा नेगेटिव मार्किंग के लिए होता है, कभी सही आंसर के लिए नहीं होता है। तो ये कुछ एक तरीके थे जिससे आप एग्जाम में इन तरीकों के बेसिस पर, इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टमार्टम, राइट। Apart from this, the last point of the silly mistake is that try to use the elimination method instead of choosing method. And there are two types of method to solve any MCQ. That either you use an elimination method, इसमें आप क्या करते हैं, पहला ऑप्शन हटा दिया, दूसरा ऑप्शन हटा दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा फिर हटा दिया, तो तीसरा अपने आप आंसर हो गया। या फिर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं। तो डायरेक्टली देखते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेंगे कि यार मैं इसको पिक करना चाहता हूं, तो पिक नहीं करना है, मार देना है। 4 ऑप्शन है, 3 को मार दो, खत्म कर दो, जो चीज जिंदा बचेगी वही आपका आंसर है। अगर आप जिंदा चीज को डायरेक्टली उठा लोगे तो बहुत बार आप परफेक्ट ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। तो हमने पहली बार डिस्कस कर ली दैट सिली मिस्टेक्स कैसे कैसे हो सकती है और कैसे आप सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करके अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं LOC, दैट इज द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए आपने पेपर दिया, ठीक है, अब नीट वाले स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं नीट बेस्ड कोशिश कर रहा हूं यहां पर आऊं, बट इट इज एप्लीकेबल टू एवरी एग्जाम। आइडेंटिफाई आपको अपने एग्जाम के हिसाब से करना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में क्या था कि अगर आपका स्कोर जो है वो बायोलॉजी में कम आया, तो आपको पेपर को देखना है दैट पेपर वाज एनसीईआरटी बेस्ड और नॉन एनसीईआरटी बेस्ड। अगर 60% से ज्यादा पेपर में एनसीईआरटी के बाहर का था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने स्कोर के बारे में, लेकिन चिंता करने की जरूरत है आपके टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर के बारे में। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बार जो लोग एग्जाम पेपर मतलब टेस्ट सीरीज का पेपर बना रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग रेलेवेंट रिसोर्सेस, और उससे स्टूडेंट को मेंटल पेन से गुजरना पड़ता है। आपको पता है एनटीए नीट का एग्जाम ले रहा है, एनटीए इज द बॉडी ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई क्या कहती है, एनसीईआरटी से हम लोग पेपर बनाएंगे, तो प्रैक्टिस भी एनसीईआरटी से करनी है। हमने इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसका नाम है नीट पंचामृत। इसमें क्या होता है कि हमने 5 रिसोर्सेज यूज किए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टैंडर्ड बुक्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नीट पंचामृत में बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से एनरोल हो रहे हैं और इसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। खैर हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि बायोलॉजी में अगर बायोलॉजी आपके कम स्कोर का रीजन है, तो आपको पेपर को देखना है दैट इट वाज एनसीईआरटी बेस्ड और नॉन एनसीईआरटी बेस्ड। इफ इट वाज नॉन एनसीईआरटी बेस्ड तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो उससे आप चिंता करने की जरूरत है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था और आपको नहीं आया तो चिंता करने की जरूरत है, और इसके बाद भी आपको चिंता नहीं हो रही है तो यू आर आउट ऑफ द रेस ऑलरेडी। अगर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है और आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट डबल टाइम, बट एटलीस्ट 10 टाइम्स। और ये चीज जब तक आप नहीं करेंगे
इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, हमने एक बुक लॉन्च की है, आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी निचोड़। ये एनसीईआरटी निचोड़ बुक क्या है, इसमें एनसीईआरटीज को समराइज किया है, जिससे आप एनसीईआरटी को बहुत फास्ट, बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं और 10 से ज़्यादा बार बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री में आपका स्कोर कम है तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से पोर्शन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में स्कोर कम आया है, गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़िए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपका पेपर, चाहे आप जेई का एग्जाम देने वाले, नीट का एग्जाम देने वाले, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जे एडवांस में भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो जो भी आपका टॉपिक है जिसमें दिक्कत है उसके कॉन्सेप्ट को समझें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझें और उस पर बेस्ड कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप केमिस्ट्री में इंश्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका स्कोर इंक्रीज हो। अगर फिजिक्स में दिक्कत है, अगर फिजिक्स में आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले तो आइडेंटिफाई ये करो, क्योंकि नीट वाले बच्चों की बहुत मेजर प्रॉब्लम है फिजिक्स, तो पहले तो आइडेंटिफाई ये करो कि इस फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, व्हाट आर द हाई वेटेज टॉपिक्स। जो एनसीईआरटी निचोड़ जो बुक है उसमें हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से टॉपिक हाई वेटेज हैं, लो इनपुट वाले हैं, हाई वेटेज हाई इनपुट वाले हैं, कौन से लो वेटेज लो इनपुट वाले हैं और कौन से हाई इनपुट लो वेटेज वाले हैं। ये उसमें क्लासिफाई किया हुआ है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि फिजिक्स में क्या आप उस टॉपिक में वीक हैं जो एक हाई वेटेज टॉपिक है। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर से प्रोसेस वही होगा, आप उस टॉपिक को समझे, उस टॉपिक की डिमांड क्या है। ठीक है, एनसीईआरटी इस केस में थोड़ा छोड़ दें, ये फिजिक्स के केस में थोड़ा टिपिकल हो जाता है वो। आप वीडियो देखें, कोई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन फिक्स कर लें कि मैं इन 3 दिनों में इसी टॉपिक के बारे में सब कुछ सीखने वाला हूं। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए और उस चैप्टर में सारे टॉपिक पूरे होने के बाद कम से कम 100 के आसपास स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो नीट का एप्लीकेशन है, उस नीट का एप्लीकेशन में हमने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू डाउनलोड दैट राइट नाउ, यू कैन ट्राई दैट इज ऑल्सो ए गुड एप्लीकेशन फॉर द नीट प्रिपरेशन। ओके, तो आज हम लोग पेपर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि 3 रीजन हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स, एलओसी। देखिए, सिली मिस्टेक 15 to 20% जिम्मेदार है आपका स्कोर कम करने के लिए, लेकिन लैक ऑफ कॉन्सेप्ट ये मेजर रीजन है। मतलब अगर आप चाहें तो सिली मिस्टेक्स का परसेंट थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्सेप्ट इज द मेजर रीजन। 70 to 80% रीजन लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है। और फाइनल आपके पास में आता है लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम, पेपर छूट गया, पूरा नहीं कर पाए, क्वेश्चन आते थे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, ओएमआर शीट नहीं भर पाए, बहुत सारे कारण हैं। अब ऐसा क्यों होता है आखिर ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट होता है वो अपने एग्जाम के टाइम को ओवर एस्टिमेट करके चलता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर एग्जाम में आपको 3 घंटे का टाइम दिया तो वास्तविकता में वो टाइम 3 घंटे का नहीं है। फॉर्मेलिटीज आपको ओएमआर भरनी है। आप जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फिलअप करनी है, तो 15 से 20 मिनट उसमें लग जाएगा। तो आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं है, टाइम आपके पास में कम है। तो अब अगर लैक ऑफ टाइम, अगर आपको लग रहा है कि आपका टेस्ट जो आप दे रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में अगर आपका कंटेंट छूट रहा है या टेस्ट सीरीज में ही आप क्वेश्चन या पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको समझना है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इन द रियल टाइम। मतलब अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 100 क्वेश्चन लिए, उसके लिए टाइम सेट करना है और टाइम सेट करके उसी टाइम में वो 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, उसके बाद माता जी ने कहा कि बेटा जा दूध लेके आ, दूध लेने निकल गए, वापस आके सॉल्व किए, फिर कुछ काम आ गया। और ऐसा करते करते 100 क्वेश्चन करने में जहां 1.25 घंटा लगना चाहिए था, वो इंसान 1.25 दिन लगा देता है। तो समझिए, यू हैव टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम टू स्पीड अप, टू इंक्रीज योर स्पीड। यू हैव टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम।
दूसरी बात क्या है, आपकी जो स्पीड है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस यू विल नेवर ब्लीड इन द वॉर, बट इफ यू रेस्ट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस यू विल ब्लीड इन द वॉर। आप प्रैक्टिस में अगर अपना खून बहाते, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको रियल एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप प्रैक्टिस में अगर रेस्ट करते हैं तो वहां मारकाट मच जानी है, वहां धुआंधार खेल हो जाएगा आपके साथ में। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। उसके बाद अगला तरीका क्या है, देखिए मतलब आप एक फिक्स टाइम लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रियल टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट एनफ। बहुत बार स्ट्रेटेजी भी आपकी गलत होती है। हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि पेपर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पहले अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि या तो उनका आंसर आता है या नहीं आता है, दो ही रीजन होते हैं, या तो आता है या नहीं आता है। और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बायो, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड फाइनली मैथमेटिक्स। ये स्ट्रेटेजी जो है पेपर को अटेम्प्ट करने का, जो आपका सीक्वेंस है, वो आपकी स्पीड को उस दौरान, उस पेपर के दौरान आपकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, उस पेपर के कैलकुलेटिव पार्ट में फंस जाता है। अब एक क्वेश्चन करने में लगना चाहिए था 1 मिनट, उसने लगा दिए 15 मिनट। मतलब उसने क्या किया, 15 मिनट लगा दिए, 15 क्वेश्चन का टाइम ले गया, 60 नंबर ये चले गए, 60 मार्क्स गॉन। और उसके बाद हो सकता है कि उसमें भी आंसर गलत आया हो, क्योंकि तभी 10 मिनट लग गए हैं, तो -1 ये हो गया। कितना पहुंचा, नंबर कितने आए, नंबर आया आपके माइनस में 61, टाइम कितना आ गया 10 मिनट। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमेशा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है जिसमें थ्योरी है, या तो उसका आंसर आता है या फिर नहीं आता है, उसको पहले अटेम्प्ट करना है और कैलकुलेटिव को बाद में। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। कुछ बातें थी जिनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर बूस्ट होगा और रियल एग्जाम में भी आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो अगर आप नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको नीट पंचामृत आज ही ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आसपास के एरिया में इस टेस्ट सीरीज को अवेलेबल करवाने के लिए आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। या अगर आप कोचिंग टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपके एरिया में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज हो, तो अभी हमें 9929864222 पर फोन करें, ताकि हम लोग आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके एरिया में आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा पाएं। तो आज के लिए इतना ही है।